हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी मेरी खुद की सुनी एक पॉडकास्ट की कहानी है जो कि मुझे बहुत ही डरावनी और हट कर लगी। तो सोचा आज की कहानी में मैं आप सभी को वही सुनाता चलूं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बेसिकली नोएडा की है। यह कहानी है 3 दोस्तों की, वैभव, अंशुल और रोहन। ये तीनों नोएडा के रहने वाले और तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोहन और अंशुल दोनों एक साथ रूम लेकर रहते थे। दोस्तों, एक शनिवार की बात है। अगले दिन कॉलेज में छुट्टी होने के कारण तीनों ने पार्टी करने का प्लान बनाया। वैभव भी उन्हीं के रूम पर आ गया। अब तीनों बियर लेकर आते हैं और ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते करते उनके मन में आता है कि कोई हॉरर मूवी देखते हैं। और मूवी देखते देखते करीबन 3 घंटे तक उन्होंने बियर पी और मूवी देखी। फिर एकदम से उन्होंने बाहर घूमने का प्लान बनाया। दोस्तों, उन्होंने दिल्ली में एक स्पॉट चुन रखा था जहां वो दोबारा से बैठकर बियर पीने और एंजॉय करने वाले थे। दोस्तों, वो स्पॉट दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक बीच का था। अब वो तीनों बियर लेने निकल गए। नोएडा से बियर लेकर वो दिल्ली उसी स्पॉट के लिए वैभव की स्विफ्ट से निकल गए। दोस्तों, वहां जाने के लिए एक शॉर्टकट था, पर वो रास्ता बाइक के लिए था। पर उन्होंने कार उसी रास्ते से ले लिया और थोड़ा आगे जाने के बाद कार से उतरकर तीनों टॉयलेट करने के लिए नीचे आ गए। दोस्तों, वो नाले का रास्ता थोड़ी ऊपर के साइड था, पर जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ एक कब्रिस्तान था और रोहन नीचे की तरफ उतर गया। दोस्तों, रोहन बहुत दिखावा करने वाले स्वभाव का था कि वो भूत प्रेत से नहीं डरता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। और नीचे जाकर वो उसी कब्रिस्तान में चला गया और घूमकर वापस आ गया। फिर दोस्तों, जब वो वहाँ से आगे यमुना नदी की तरफ बढ़ने लगे तभी उन्हें वहाँ एक पेड़ के नीचे दिया जलता दिखा, जिसके पास एक अंडा रखा था जिसके ऊपर खून की बूंदें साफ दिख रही थी। फिर रोशन ने जाकर उसी नशे में उस दिए पर कस कर एक लात मार दी और बोला, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बस लोगों को डराने के लिए है। दोस्तों, वैभव और अंशुल उसे समझाते रह गए कि ये तुम बहुत गलत करने जा रहे हो, इस सब चीज़ों से मजाक नहीं करते। पर रोहन ने एक न सुनी। पर खैर, उसके बाद वो तीनों अपने उसी स्पॉट की तरफ चल दिए जहाँ का उन्होंने प्लान बनाया था। पर जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें नदी के किनारे पर कुछ दिखा जिस पर बहुत सारे गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे। उन्होंने गौर से देखा तो वो एक लाश थी जिसके सर के ऊपर का हिस्सा पूरा खुला हुआ था और कौवे वहाँ से मांस नोच नोच कर खा रहे थे। अंशुल और वैभव का तो बड़ा बुरा हाल था, पर रोहन फिर से दिखावा करने के लिए उस लाश के पास चला गया और उसकी फ़ोटो खींचने लगा। पर फिर तीनों वहाँ से पुलिस केस के डर से रूम के लिए निकल गए। पर रूम जाते टाइम रास्ते में एकदम से एक काली बिल्ली कार के आगे आ गई और वहीं मर गई। अब इस सब घटनाओं से जो उनके साथ लगातार हो रही थी वो बहुत परेशान हो गए थे। पर जब वो रूम पर पहुँचे तो रोहन और अंशुल ने एक डॉग पाल रखी थी। वो हमेशा तो सबके आने पर भौंकती रहती, पर आज वो भौंकी पर उनके अंदर आते ही एकदम से सहम गई, जैसे उसने क्या ही देख लिया हो, और रूम से बाहर भाग गई। उसे खींच कर भी वो अंदर नहीं ला पाए। फिर उन तीनों ने उसे बाहर ही छोड़ दिया और रोहन और अंशुल सोने के लिए चले गए और वैभव अपने घर निकल गया। दोस्तों, करीब रात के 2 बजे होंगे। अब रोहन के पैर में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसका वो दर्द इतना बढ़ गया जिसे अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अंशुल से बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले चल भाई। अंशुल उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। सुबह वैभव भी हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर उसके पैर में पट्टी करके उसे वापस घर भेज देते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो सब नॉर्मल रहा। फिर करीब 1 महीने बाद फिर से उसके पैर में दर्द शुरू होता है। पर दोस्तों, इस बार का दर्द पहले से कई गुना ज़्यादा था और अब वो अपने माँ पापा को भी कॉल कर देता है जो कि पंजाब में रहते थे। अब वो भी वहाँ से आते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं कि इसके पैर में क्या हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं कि सारी रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे। फिर बाद में पता चलता है कि उसे इन्फेक्शन है। पर अंशुल और वैभव रोहन से बोलते हैं कि हो ना हो, पर यह सब तेरी उस दिन की गलतियों के कारण हो रहा है। अब रोहन को भी लगने लगा था
कि उसने दिखावे के चक्कर में गलती कर दी है, पर उसने अपने दोस्तों के कहने के बाद भी अपने माँ पापा को उस दिन की घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया। करीब एक हफ्ते फिर से ट्रीटमेंट चलने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गया और घर आ गया। फिर लगभग 1 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक रात फिर से उसके पैर में दर्द शुरू हुआ और इस बार दर्द फिर से पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फिर से उसे दोस्तों ने हॉस्पिटल में एडमिट करा और दोबारा माँ पापा को पता चलते ही वो पंजाब से हॉस्पिटल आए। उसके पिताजी उसकी माँ को छोड़कर पंजाब लौट गए। अब रात में पूरी रात माँ उसके पास रहती और दिन में वहाँ कोई नहीं होता। फिर एक दिन वैभव और अंशुल ने सोचा आज हम रुकते हैं। ये सोचकर उन्होंने रोहन की माँ से बोला कि आज आप घर पर आराम करना, आज हम इसके पास रुकते हैं। फिर तीनों दोस्तों में बात शुरू हुई कि भाई अब तो अपने घर वालों को सारी घटना के बारे में बता दे। इस सब का जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा उसका कारण तुम्हारी उसी रात की घटना है। फिर दोस्तों अचानक से रोहन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि कोई जब किसी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए भेजता है, पर उसने उसे कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा से वही नोटिफिकेशन आता है। अब वो हैरान हो जाता है और उसी साथ साथ थोड़ा उत्सुक भी कि कोई क्या भेजना चाह रहा था। अब तीनों दोस्त उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके देखने लगते हैं कि कौन सी फाइल है। तभी उन्होंने देखा कि वह एक फ़ोटो है। दोस्तों रोहन बीच में और उसके दाईं तरफ वैभव तो बाईं तरफ अंशुल बैठा था। जब अंशुल ने देखा तो बोला अरे ये तो कोई बाबा की फ़ोटो लग रही, पर जब वैभव ने देखा तो बोला नहीं ये तो कोई बच्ची की फ़ोटो है। पर जब रोहन देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वास्तव में वो फ़ोटो है क्या। अब वो तीनों परेशान हो गए थे कि ये एक ही फ़ोटो हम तीनों को अलग अलग कैसे दिख सकती है। फिर तीनों ने थोड़ा इधर उधर की बातें करके खुद को सामान्य किया। फिर वैभव घर के लिए निकल गया। अब हॉस्पिटल के उस रूम में रोहन और अंशुल ही थे। तभी उन्हें वहाँ कहीं से पानी टपकने की आवाज़ आने लगती है, पर इस बार भी जब ये आवाज़ रोहन को आती तब अंशुल को नहीं आती, और जब अंशुल को पानी टपकने वाली आवाज़ सुनाई देती तब वह आवाज़ रोहन को सुनाई नहीं पड़ती। तब उन्होंने इमरजेंसी बटन को दबाया जो कि उस रूम में किसी भी मदद के लिए लगाई हुई थी। नीचे से हॉस्पिटल स्टाफ आता है, उसे वो बोलते हैं कि ये रूम चेंज कर दो। उसने पूछा क्यों? तब रोहन ने बोला यहाँ पर एक आवाज़ आ रही है। स्टाफ ने पूछा कौन सी आवाज़? पर दोस्तों अब वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर रोहन ने कहा आप हमें कोई भी रूम दे दो पर ये रूम चेंज कर दो। तब उस स्टाफ ने जो बोला वो सुनकर उनकी तो मानो सांस ही थम गई। उस हॉस्पिटल स्टाफ ने बोला कि आज इस फ्लोर पर सिर्फ आप दोनों ही हैं, बाकी पूरा फ्लोर खाली है। अब इतना सुनते ही उन दोनों की मानो सांस ही थम गई, क्योंकि अगर उस पूरे फ्लोर पर अगर सिर्फ वो दोनों ही हैं तो वो ब्लूटूथ की नोटिफिकेशन कैसे आ सकती है। पर फिर भी उस स्टाफ ने रोहन का रूम चेंज कर दिया, दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। पर अब वहाँ वो पानी के टपटपाने की आवाज़ और तेज़ी से आने लगी, जैसे कि अब पानी बहुत तेज़ी से टप टप करके टपक रहा हो। अब वो दोनों बहुत डर गए और उन्होंने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला लिया। पर थोड़ी ही देर में रोहन का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उन्होंने टीवी ऑन करके भजन चला दिया और सोने की कोशिश करने लगे। दोस्तों धीरे धीरे सुबह के 4 बज चुके थे और अब अंशुल के जाने का टाइम हो रहा था। अब अंशुल जाते जाते रोहन के फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज कर देता है कि भाई तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें मैंने जगाया नहीं, मैं 4 बजे निकल गया था। करीब 5:30 हुए होंगे तभी किसी ने रोहन की चादर को कस के खींचा और दूसरी तरफ फेंक दिया। रोहन को लगा कि अंशुल होगा जो उसके साथ मजाक कर रहा होगा, पर जब उसने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें अंशुल का मैसेज पड़ा था और फिर दोबारा से वो भजन चलाकर सो गया। दोस्तों सुबह के 11 बज चुके थे। उसकी माँ 9 बजे तक हॉस्पिटल आ जाया करती थी और जब रोहन 11 बजे तक नहीं उठा तो परेशान हो गई। उन्होंने उसके हाथ और माथे पर हाथ लगाया पर रोहन एकदम ठीक था, पर जैसे ही उन्होंने उसके पैरों पर हाथ लगाया वो एकदम बर्फ़ की तरह ठंडे पड़े थे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और अब रोहन अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वो अब ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगा और रोते रोते उसने अपनी माँ को उस दिन की सारी घटना बता दी। अब उसकी माँ को सब समझ आ गया था और उन्होंने सोचा कि ये सब अब डॉक्टर के बस की बात नहीं है। रोहन की माँ ने सारी बात रोहन के पिताजी को बताई और दोनों उसे लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा के पास लेकर गए। वो बाबा ऐसी नकारात्मक शक्तियों को काबू करने में खासा उपलब्धि प्राप्त कर चुके थे। वह रोहन से मिलते हैं और मिलते से ही बोले कि ये किसी काले जादू के प्रभाव में है।
इसने किसी के किए हुए टोटके को छेड़ा और उसका मजाक उड़ाया है। उन बाबा ने उसकी माँ को कुछ खास पूजा विधियों के बारे में बताया जो वो लगातार कुछ दिनों तक करने वाले थे। और दोस्तों, कई दिनों तक लगातार पूजा मंत्रों से अब धीरे धीरे रोहन की हालत में सुधार आने लगा था। अब उसके पैरों ने भी हरकत करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे रोहन बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा ने रोहन को एक ताबीज़ दिया और उसे अपने गले में धारण करे रहने को कहा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात तो समझ आती है कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, पर ऐसी खतरनाक शक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इन शक्तियों के बारे में पता चलते ही बिना देरी के दवा के साथ साथ दुआ का सहारा लेना चाहिए, जैसा कि रोहन के माता पिता ने किया, क्योंकि अगर वो शायद देर कर देते तो रोहन को बचा पाने में असमर्थ रह जाते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दो, और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।